मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, बीए हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा आदिकाल एवं भक्ति काल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें से अगर आपके सामने पेपर सिलेबस की बात करें इस बार, तो पेपर के पैटर्न में भाई देखने को मिल रहा है बदलाव। पहले 150 नंबर का पेपर आता था, अब 100 नंबर का पेपर आता है। लेकिन भाई अपन तो चलेंगे जैसा सिलेबस दे रखा उसी के हिसाब से। समझ में आ गया? आप जो सिलेबस दे रखा ना उसी के हिसाब से तैयारी करना, एक बार कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, है ना। जो एग्जाम में आए फिर अपने हिसाब से चीजों को अपडेट कर लेना। इस बार के हिसाब से तो आप जो सिलेबस दे रखा उसके हिसाब से चलो। आप पढ़कर चले गए नए पैटर्न के हिसाब से और उन्होंने धप्पा देकर आपको सिलेबस के हिसाब से पूछ लिया। तो ये तो इसका तो राम भरोसे चल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय का। इनका तो देखो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना इनका, ये ऐसे ही करेंगे। तो चले, लेकिन अपन देख लेते हैं सिलेबस का आपके सामने। तो पेपर की बात करें, जो पहले के पैटर्न के हिसाब से आपके सामने क्या हुआ करता था, 150 नंबर का नॉन कॉलेज का पेपर होता था। उनको कितने नंबर चाहिए थे भाई? 60 नंबर चाहिए होते थे पास होने के लिए। समझ गए? समझ में आ गया आपको? और जो रेगुलर के विद्यार्थी हुआ करते थे, जो रेगुलर के विद्यार्थी होते थे, उनका 120 नंबर का पेपर होता था। 48 नंबर उनको पास होने के लिए चाहिए थे। 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम हुआ करता था आपके सामने। इस प्रकार से पूरी पूरी एग्जाम की प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन इस बार इन्होंने बोला, बोलो नियमों के हिसाब से अपन कैसे चले, बोलो ना चलना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों के लिए कॉमन बनाना शुरू कर दिया पेपर। और कितने नंबर का पेपर बनाया भाई? कॉमन 100 नंबरों का पेपर बनाया, जिसमें से चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपको पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर, सॉरी 40 नंबर चाहिए आपको पास होने। अब रेगुलर वाले विद्यार्थी कहना सर हमारे इंटरनल एग्जाम का क्या होगा? भाई आपका भी कोई व्यवस्था करेंगे। समझे? एक कमेटी, एक और मीटिंग होगी इनकी यूनिवर्सिटी की, उसमें डिसीजन लेंगे कि भाई उनको उन नंबरों का क्या करना है ना। ना तो इनकी तरफ से कोई नोटिस डाला गया इस बार रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों के साथ एग्जाम होगी, सीधा टाइम टेबल ही डाला है इन्होंने, है ना। और ना ही इनके द्वारा कोई ये अपडेट डाला गया है कि पेपर समान क्यों आ रहा है। सिलेबस इन्होंने ये डाल रखा है और चेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अपन तो देख लेते हैं भाई जो सिलेबस आएगा वो, है ना। इसके ये जो सारा का सारा सिलेबस है, इसके इंपोर्टेंट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अभी दिखाऊंगा आपके सामने। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? खंड ए है, जिसमें आपके सामने 1 से लेकर 10 तक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या रहता है? अनिवार्य रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कितने अंक का रहता है? प्रत्येक प्रश्न आपके सामने 2 अंक का रहता है। कितने अंक का रहता है भाई? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है आपके सामने। प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य रहता है। छोटे वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला है खंड ब की बात करें। खंड ब में आपके सामने यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट आपके सामने जो यूनिट 2, 3, 4 से आपके सामने 4 प्रश्न आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 4 प्रश्न आते हैं। अथवा में आते हैं दोनों में से दो, मतलब यूनिट 2 से 2 प्रश्न आएंगे, अथवा में 2 व्याख्या आएंगी, उसमें से एक व्याख्या करनी पड़ेगी। यूनिट 3 से 2 व्याख्या आएंगी, एक करनी पड़ेगी। यूनिट 4 से आपके सामने 2 व्याख्या आएंगी, एक करनी पड़ेगी, और इनमें से मिलाकर भी एक व्याख्या वो करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो प्रत्येक आपको प्रश्न करना होता है, एक एक प्रश्न आपको चूज करके करना होता है। 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 3 चैप्टरों से 4 व्याख्याएं आती हैं। खंड स की बात करें, आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। इस प्रकार से 120 नंबर का आपके सामने क्या है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो डिवाइडेड रहता था। मुझे उम्मीद आपको सारी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस भी देख लेते हैं, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपन देखेंगे और फिर आपके सामने ये भी बताऊंगा आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी। पहले वाला प्रश्न है, पहले वाले यूनिट में क्या देखने को मिलता है भाई? आदिकाल काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य की अंतरधाराएं जैसे हिंदी साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य व रासो साहित्य से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। भक्ति काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां, भक्ति काव्य में आपके सामने क्या क्या हुआ करता था उसकी मुख्य प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। भक्ति काव्य की मुख्य अंतरधाराएं संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य व राम काव्य में आपके सामने अंतर देखने को, प्रश्न देखने को मिलता है। अंतर नहीं, प्रश्न देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट बताऊं इसमें, अगर आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा तो रासो साहित्य से प्रश्न आ सकता है, और आपके सामने कृष्ण या आपके सामने राम काव्य से प्रश्न देखने को मिल सकता है। या सीधा सीधा पूछा जाएगा भक्ति काल की मुख्य विशेषता, जो भक्ति काल की साहित्य की मुख्य विशेषता बताओ, या आदि काल की साहित्य की मुख्य विशेषता बताओ, ये प्रश्न देखने को मिलता है। अगला है डोला मारूरा दोहा, इससे आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है ना। इससे आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई? आपके सामने व्याख्या भी देखने को मिलती है। संपादक नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति के द्वारा आपके सामने जो ये इतने
पूरे के पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने के जितने पैसेज इससे आपके सामने व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। अगला है आपके सामने नरपति नाला है। नरपति नाला के द्वारा आपके सामने बीसल देव रासो लिखा गया, उससे आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है कबीरदास। कबीरदास के द्वारा कबीर जो ग्रंथावली है उसके जो संपादक है श्याम सुंदर दास, उनके द्वारा प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें साखियां चेतावनी के अंग मन के अंग से प्रश्न देखने को मिलता है। पद आपके सामने मन रे जागत रहिया पाडे कौन कुमति तो ही लगी, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा आपके सामने साहित्य लिखा गया जैसी ग्रंथावली, उससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर आपके सामने और साथ के साथ यूनिट नंबर 3 में तुलसीदास से भी प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें विनय पत्रिका केशव के ही न जाए को कहिए मन पछताए अवसर बीते, इससे संबंधित आपके सामने विनय पत्रिका के जो दोहे हैं इससे आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 से क्या देखने को मिलता है आपके सामने, सूरदास का जो बर्मर सार है, जो बर्मर गीत का सार है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई, है ना। मीराबाई की भी मीरा पदावली से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। क्या मीराबाई की जो मीरा पदावली उससे भी प्रश्न देखने को मिलता है, और रसखान की जो रसखान रचनावली है उससे भी आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके सामने क्या होते हैं, प्रश्न देखने को मिलते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न का तरीका बता दिया। अब आपको पहले तो मैं बता दूंगा पीडीएफ कहां से प्राप्त करनी है आपको सॉल्यूशन वाली, फिर आपके सामने अपन चर्चा करेंगे कि आपको हमारा जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। टॉप 10 आपके सामने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप फ्री में हमारे सिलेबस की, अगर हमारे जो कंटेंट है उसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो आदिकाल व भक्ति काल की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। कहां पर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में आ जाना। कहा, आपके सामने मीडिया सेव्ड और जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर आ जाना, और इस कोने में आपके सामने जो एक कोना है इसमें सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आप सर्च कर लेना क्या, हिंदी, HINDI, हिंदी सर्च करोगे आपके सामने हिंदी लिटरेचर, सॉरी एक बार हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे तो आपके सामने भाई देखो, आप सबसे ऊपरी आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ की जो पूरी पूरी फाइल पड़ी हुई है, इसको आदिकाल और भक्ति काल के सारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने करवा रखे हैं। जाओ और जाकर सारे सारे प्रश्नों को भाई अच्छे से पढ़ लो। समझ में आ गया, ये सारे सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। जाओ और जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भाई आप पढ़ सकते हो। बाकायदा इसमें लिंक वगैरह भी दे रखे हैं। इन सब प्रश्नों के सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, ढोला मारूरा दोहा वीरा व्यथा की सशक्त काव्य कथन की विस्तृत समीक्षा कीजिए। मतलब ढोला मारूरा दोहा है ना, ये आपके सामने वीर व्यथा होती है, उसका सबसे सशक्त काव्य होता है। इसके कथन की आपके सामने विस्तृत रूप से समीक्षा करनी है। क्या करनी है भाई, विस्तृत रूप से आपको बताना है ढोला मारूरा दोहा, उसके वीर व्यथा के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने विद्यापति पदावली के आधार पे संयोग और वियोग श्रृंगार के आपके सामने जो शास्त्रीय निरूपण कीजिए। तो विद्यापति पदावली के आधार पे आपको क्या करना है, संयोग व वियोग श्रृंगार है उसका शास्त्रीय निरूपण करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने बीसल देव रासो के काव्य सौंदर्य का साहित्य महत्व बताओ। बीसल देव रासो आपके सामने लिखी गई है, उसके बारे में आपको बताना है, उसके काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है, और उसका साहित्य महत्व क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के सर्वोच्च कवि, मतलब कबीर दास हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा है उसके सबसे सर्वोच्च कवियों में से किसका नाम आता है भाई, कबीर दास का आता है। आपको उदाहरण के साथ ये चीज बतानी है कि कबीर दास को निर्गुण भक्ति धारा के सबसे बड़े कवियों के रूप में क्यों जाना जाता है। अगले वाला है आपके सामने, भरमर गीत के आधार पे सूरदास की गोपियों की प्रेम भावना की विवेचना कीजिए। मतलब भरमर गीत के आधार पे आपको क्या बताना है, सूरदास की जो गोपियों की प्रेम भावना थी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने भी। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने तुलसीदास की भक्ति भावना काव्य विशेषताएं समन्वय दृष्टि पर निम्न लिखिए।
मतलब तुलसीदास की भक्ति भावना क्या है, काव्य विशेषताएं क्या और समन्वय दृष्टि क्या, उस पर आपको निबंध बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए, मतलब हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसकी कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने। अगले वाला है सिद्ध एवं नाथ साहित्य की विशेषताओं तथा प्रमुख कवियों की विवेचना कीजिए, मतलब सिद्ध एवं नाथ साहित्य की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और प्रमुख कवि कौन से, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, जो जैन व रासो साहित्य की परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। अगले वाला है आपके सामने, भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है उसके बारे में देख लेना। संत काव्य वाला चाहे छोड़ देना, इसकी जगह मीराबाई की भक्ति भावना से संबंधित प्रश्न देख लेना। मीराबाई की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देख लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। अब आपके सामने देखेंगे पिछले साल का पेपर किस प्रकार का आया था, पिछले साल के पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको देखने को मिले थे, इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके सामने जो पिछले साल का पेपर आया था 2024 का, आपके सामने इस बार नॉन कॉलेज रेगुलर का आ रहा है, तो देख लो इस बार ये नॉन कॉलेज का पेपर मेरे को मिला है। आदिकाल व भक्ति काल का पेपर देखने को मिला था, वही 150 नंबर का पेपर हुआ था। कौन कौन से प्रश्न थे जो आपके सामने देखने को मिले थे। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको देखने को मिला था वो क्या देखने को मिला था, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है, मतलब अपभ्रंश जो साहित्य है उसमें आपके सामने राम काव्य के प्रथम कवि किसको माना जाता है। अगला है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जो पुष्टि मार्ग है उसके प्रवर्तक, उसके जो बदलाव करने वाले, उसको चेंजमेंट करने वाले किसको माना जाता है, प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल भाषा की जो कोकिल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। समझ में आ गया। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, किन्हीं 4 अष्टछाप कवियों के नाम लिखे, तो किन्हीं 4 अष्टछाप कवि कौन कौन से थे उनके बारे में विस्तार से बताना है, उनके बारे में अच्छे से बता दो। अगला है गोरखवाणी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो गोरखवाणी किस संप्रदाय से संबंधित है, रचना है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाला है किन्हीं 3 रासो साहित्य के बारे में काव्य का उल्लेख कीजिए, मतलब कोई रासो साहित्य है उसके बारे में आलोक करना है, उल्लेख करना आपके सामने कौन सा रासो साहित्य था, 3 प्रमुख रासो साहित्य के बारे में आपको बताना है। अगला है उर में माखन चोर गढ़े, इस पंक्ति के किस कवि के, मतलब उर के में माखन चोर गढ़े, ये पंक्ति कौन से कवि के द्वारा लिखी गई, विस्तार से बताना है। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई, उसके रचनाकार कौन है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। संत काव्य की 2 विशेषताओं के बारे में बताइए, तो संत काव्य होता है उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में बताना है। और मीराबाई के द्वारा कोई 3 रचनाएं लिखी गई उसके बारे में बताना है। मीराबाई के द्वारा कौन सी 3 प्रमुख रचनाएं लिखी गई उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या बतानी है। हंस वाणी देवी कई धरण वाणी, जुठत कवियत कहियत कुलहणी, वर जो माता शारदा, बोलत जो अक्षर अणी बढ़े। तो इनकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारों को। एक बार थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सारे के सारे विद्यार्थी, है ना। प्रश्न मैं आपको दिखा दूंगा। ये थे आपके सामने पूरे इंपोर्टेंट। अब आपके सामने जो इंपोर्टेंट वाले प्रश्न जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन कौन से देखने वाले मिले थे आपको, कौन कौन से देखने वाले मिले थे भाई आपको सामने। पहला इंपोर्टेंट प्रश्न था आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले, तो आदिकाल जो साहित्य है उसमें कौन कौन सी आपके सामने प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। भक्ति काल साहित्य की को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, तो हिंदी भक्ति काल का जो साहित्य है उसको हिंदी साहित्य का जो स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, इस कथन को आपको क्या करना है, स्पष्ट रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, ढोला मारूरा दोहा के भाविक सौंदर्य और काव्य शिल्प की विश्लेषण कीजिए, मतलब ढोला मारूरा दोहा है उसके भाविक सौंदर्य और जो काव्य शिल्प होती है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कबीर दास के काव्य में भक्ति समाज सुधार व मानवता के जो भावना है उसको आपके सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इससे संबंधित आपको प्रश्न आया था उसको करना था। अगला है तुलसी कर्त मानस के बाल कांड की कथा वस्तु व उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है भरमर गीत सार निर्गुण मत के सगुण मत का विजय काव्य है, इस कथन की आपको युक्ति संगत मत बताना है। अगले वाला है
मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालना यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे आपके सामने भक्ति काव्य आपके सामने जो आदि काव्य भक्ति काव्य के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैंने करवा दिए हैं। धन्यवाद।